नमस्कार। हम सबने 5G की जबरदस्त स्पीड के बारे में तो सुना ही है, पर क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई असली जादू है? सच तो ये है कि इसके पीछे कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। तो चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाते हैं जो 5G को सच में भविष्य का नेटवर्क बनाती है। तो आखिर ये 5G स्पॉटलाइट है क्या? असल में ये सिग्नल भेजने के पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। इस पूरी बात को समझने के लिए ये तुलना एकदम परफेक्ट है। सोच के देखिए, पुराने 4G या 3G नेटवर्क्स एक ऐसे लाइट बल्ब की तरह हैं जो पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है, भले ही आपको सिर्फ एक कोने में बैठकर किताब पढ़नी हो। कितनी सारी एनर्जी बर्बाद होती है ना? लेकिन 5G एक लेजर शार्प स्पॉटलाइट की तरह है। ये डेटा की एक फोकस्ड बीम सीधे आपके डिवाइस पर डालता है। कोई बर्बादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस। और इस स्पॉटलाइट वाले तरीके के फायदे ज़बरदस्त हैं क्योंकि सिग्नल सीधे आप तक पहुंचता है तो दूसरे सिग्नल्स के साथ कोई टकराव या इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब है एक साफ सुथरा और स्टेबल कनेक्शन, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। इससे एनर्जी भी बचती है और सबसे ज़रूरी बात, ये लेटेंसी को लगभग खत्म कर देता है। मतलब आपके क्लिक करने और एक्शन होने के बीच की जो देरी होती थी वो अब पुरानी बात हो जाएगी। अच्छा, तो ये जादुई स्पॉटलाइट आखिर बनती कैसे है? चलिए इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। इसका राज एक बड़े एंटेना में नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे एंटेना के ग्रिड में छिपा है, जिसे फेज्ड एरे एंटेना कहते हैं। सोचिए, इन छोटे छोटे एंटेना में से हर एक को डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और यही तालमेल बीम बनाने की असली चाबी है। ये सब कुछ फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पर काम करता है, तरंगों का मिलना या इंटरफेरेंस। कल्पना कीजिए आप तालाब में दो पत्थर फेंकते हैं। जहां लहरें आपस में मिलती हैं वो या तो और ऊंची हो जाती हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या फिर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। 5G एंटेना रेडियो तरंगों के साथ ठीक यही करते हैं। वो तरंगों को इस तरह मिलाते हैं कि वो आपके डिवाइस की दिशा में सुपर स्ट्रांग हो जाएं और बाकी हर जगह कैंसिल हो जाएं। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना किसी हिलने डुलने वाले पार्ट के होता है। तो ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? पहला कदम है खोज। 5G टावर एक रडार की तरह काम करता है जो लगातार चारों ओर हल्के सिग्नल बीम भेजता रहता है। इस प्रोसेस को बीम स्वीपिंग कहते हैं। ये एक तरह से पूछ रहा है, क्या यहाँ किसी को कनेक्शन चाहिए? और जैसे ही आपका फोन जवाब देता है, हाँ मैं यहां हूं, सिस्टम तुरंत उस पर लॉक हो जाता है। वो एक पतली लेकिन बहुत पावरफुल डेटा बीम बनाता है और उसे सीधे आपके फोन पर फोकस कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीम आपके साथ साथ चलती है, जिससे आपको एक स्टेबल और सुपर फास्ट कनेक्शन मिलता है, चाहे आप कहीं भी जाएं। ये जानना भी दिलचस्प है कि बीम फॉर्मिंग दो तरह की होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग को एक टॉर्च की तरह समझिए जो एक ही दिशा में एक बीम भेज सकती है। सिंपल है। लेकिन डिजिटल बीम फॉर्मिंग एक एडवांस सिस्टम की तरह है जो एक ही समय में कई अलग अलग लोगों पर कई स्पॉटलाइट्स डाल सकती है। हाँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा है, लेकिन इसकी यही काबिलियत इसे मॉडर्न 5G नेटवर्क्स की रीढ़ की हड्डी बनाती है। अब जब हम फोकस्ड एनर्जी बीम्स की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर एक सवाल मन में आना लाजमी है। और देखिए, इन चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी सेफ है? ये एक जायज़ सवाल है जिसे समझना ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें यह समझना होगा कि सारा रेडिएशन एक जैसा नहीं होता। साइंस इसे दो मेन कैटेगरीज में बांटता है। एक है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव और यहां तक कि वो रोशनी भी शामिल है जिससे हम देखते हैं। इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये एटम्स को बदल सकें। दूसरी तरफ है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरे। इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो खतरे की ये लाइन शुरू कहां से होती है? ये लगभग 400 लाख गीगाहर्ट्ज पर शुरू होती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से हाई फ्रीक्वेंसी है। अब सवाल यह है कि 5G इस स्केल पर कहां आता है? 5G की जो सबसे तेज तरंगे हैं, जिन्हें मिलीमीटर वेव्स कहा जाता है, वो 24 से 100 गीगाहर्ट्ज की रेंज में काम करती हैं। मतलब ये उस खतरनाक आयोनाइजिंग थ्रेशोल्ड से हजारों गुना कम है। ये स्पेक्ट्रम के एक पूरी तरह से अलग और सुरक्षित हिस्से में है। तो ठीक है, विज्ञान इन चिंताओं के बारे में आखिर कहता क्या है? चलिए साइंटिफिक कम्युनिटी की राय पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ICINERP यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन जैसी ग्लोबल संस्थाएं दर्शकों से इस पर रिसर्च कर रही हैं।
वही दुनिया भर में रेडियो तरंगों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन सेट करती हैं और लगभग हर देश इन्हीं एक्सपर्ट बेस्ड लिमिट्स को फॉलो करता है। और फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो वैज्ञानिक सहमति बिल्कुल साफ है। जैसा कि डॉक्टर बेयर्ड कहते हैं, इन तरंगों में इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूरी एनर्जी होती ही नहीं है। इस वैज्ञानिक सहमति का एक और बड़ा कारण फिजिक्स से ही आता है। 5G की जो हाई फ्रीक्वेंसी तरंगें हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। वे दीवारों, पेड़ों और यहाँ तक कि बारिश से भी आसानी से रुक जाती हैं। और यही गुण हमारे शरीर पर भी लागू होता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। रिसर्च बताती है कि जब ये मिलीमीटर तरंगे हमारे शरीर से टकराती हैं तो वो स्किन की सबसे बाहरी परतों में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो इतनी गहराई तक जा ही नहीं पाती कि हमारे अंदरूनी अंगों तक पहुंच सकें। फिजिक्स का यही सिंपल सा नियम साइंटिफिक कम्युनिटी को 5G की सेफ्टी के बारे में इतना कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन 5G तो बस एक शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में वायरलेस टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है। 5G के बाद क्या? रिसर्चर्स पहले से ही 6G और टेराहर्ट्ज तरंगों पर काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगला कदम है, जो इतनी ज्यादा बैंडविड्थ का वादा करता है कि हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बीम फॉर्मिंग की टेक्नोलॉजी भी यहीं रुकने वाली नहीं है। जरा सोचिए, AI पावर्ड बीम फॉर्मिंग जो आपके चलने से पहले ही अंदाजा लगा ले कि आप कहाँ जा रहे हैं, या होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग जो आपके चारों ओर एक 3D डेटा बबल बना दे। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यही वो टेक्नोलॉजीज हैं जो भविष्य में लैग फ्री रिमोट सर्जरी, असली में स्मार्ट शहर और पूरी तरह से ऑटोनॉमस गाड़ियों को मुमकिन बनाएंगी। तो 5G की ये स्पॉटलाइट अभी तो बस एक झलक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और समाज का भरोसा दोनों साथ साथ चलें? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। देखने के लिए धन्यवाद।